नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में बात करेंगे आतंक की यूनिवर्सिटी को लेकर। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर गंभीर सवाल और विवाद खड़े हो रहे हैं, खासकर दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार ब्लास्ट केस के बाद से। इतना ही जहां एक टेरर मॉड्यूल को लेकर जांच तेज हो चुकी है और जांच में सामने आया है कि विवादित बैकग्राउंड वाले लोगों को यूनिवर्सिटी में प्राथमिकता दी जाती थी, तो वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी की अवैध कमाई के सोर्सेस पर भी ईडी की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। क्या कुछ खुलासे हुए हैं, क्या राज खुले हैं, रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टरों की पनाहगार बनी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर अब ईडी का शिकंजा कस चुका है, जिसके बाद हर एक लिंक की बेहद बारीकी से इन्वेस्टिगेशन की जा रही। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप हैं। मुस्लिम बहुल गांव दौहज में बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप इसलिए भी सच के बेहद करीब लगता है क्योंकि यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर उमर नबी दिल्ली धमाके में शामिल थे। इतना ही नहीं, कई और विवादित बैकग्राउंड वाले फैकल्टी की भर्ती भी यूनिवर्सिटी में की गई। डॉक्टर निसार उल हसन, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे, इन्हें 2023 में जम्मू कश्मीर में एलजी ने टेरर लिंक्स के लिए बर्खास्त किया था, लेकिन उसके बाद भी बिना किसी परेशानी के डॉक्टर निसार की भर्ती अल फलाह में हो गई। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के कई नाम पहले ही विवादित एनजीओ या इस्लामिक एजुकेशनल नेटवर्क से जुड़े हैं। डॉक्टर उमर नबी को जम्मू कश्मीर से रेडिकलाइजेशन के लिए निकाला गया था, फिर भी अल फलाह ने उमर को पनाह दी। वहीं यूनिवर्सिटी में डिफेंस, बायोकेमिकल रिसर्च या एक्सप्लोजिव से जुड़ा कंटेंट किसी कोर्स में नहीं है, फिर भी उसकी लैब में अमोनियम नाइट्रेट का मिलना शक को सबूत की शक्ल दे रहा है। इतना ही नहीं, जांच में सामने आया कि यूनिवर्सिटी को अरब देशों से सालाना फंडिंग होती रही है। विदेशी फंडरेजर साल में एक बार कैंपस आते हैं। आरोप है कि कैंपस में इस्लामिक स्टूडेंट्स के ग्रुप भी एक्टिव हैं। ये धार्मिक सेमिनार आयोजित करते हैं। सेमिनारों में स्पीकर्स इस्लामिक स्टडीज पर होते हैं। बता दें कि चेयरमैन जवाद ने सबसे पहले मध्य प्रदेश के महू में अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी नाम से कारोबार शुरू किया था। मुनाफे का लालच देकर लोगों से निवेश कराया, फिर साल 2001 में लोगों का पैसा हड़प कर परिवार समेत दिल्ली भागाया और फिर हरियाणा में कुछ नेताओं से संबंध बनाकर 2019 में फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। उसी आधार पर लाखों की फंडिंग मिली। अब जब यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जाँच की जा रही है तो खुलासा हुआ है कि अल फलाह ने यूजीसी मान्यता और NAAC रेटिंग को लेकर झूठे दावे किए और विदेशों से फंडिंग के जरिए 2018 से 2025 के बीच 415.10 करोड़ की कमाई की, जिसे ईडी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मान रही है। लेकिन ये पैसा कहां गया, यूनिवर्सिटी के अलावा किन सही गलत कामों में पैसे का इस्तेमाल किया गया, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। जांच एजेंसी का कहना है कि जवाद के पास और भी दागी संपत्ति या रकम हो सकती है, जिसका पता लगाया जाना बाकी है। यानी 415 करोड़ तो सिर्फ शुरुआती आंकड़ा है। जांच आगे बढ़ने पर और भी बड़ी रकम और संपत्तियों का खुलासा हो सकता है। दूसरी तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने या पढ़ाई करने वाले 10 लोग लापता हैं। इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। इनमें 3 कश्मीरी हैं, उनके फ़ोन बंद आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। वहीं लाल किला कार ब्लास्ट केस में मुख्य आरोपियों के अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन मिलने के बाद कैंपस जांच केंद्र में बदल गया है। फिलहाल यहां 6 एजेंसियों ने अपने टेम्परेरी कमांड सेंटर बना रखे हैं। इनमें NIA, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, उत्तर प्रदेश ATS, जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद क्राइम ब्रांच के साथ साथ ईडी की टीम मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो आपने खास रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट के माध्यम से आप समझे होंगे कि स्थितियां क्या हैं, किस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। और इसी विषय को लेकर हमने सर्वे किया। इस सर्वे में हमने अपने दर्शकों से 5 सवाल पूछे। ये सवाल क्या थे और इन सवालों के आंकड़े क्या निकलकर सामने आए हैं, सर्वे के आंकड़े क्या कुछ निकलकर सामने आए हैं, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले रुक करेंगे सवाल नंबर 1 का। हमने सवाल नंबर 1 जो दर्शकों के सामने रखा कि क्या अल फलाह जैसी यूनिवर्सिटीज देश को तबाह कर रही हैं, इस पर आपकी राय क्या है। हमने दर्शकों की राय इस पर जाननी चाहिए। तो जो लोगों की राय निकलकर सामने आई वो हैरान करने वाली है। यानी कि लोगों का यहां मानना है कि ये देश को तबाह कर रही है यूनिवर्सिटी। 82% लोगों ने हां कहा, 8% लोगों ने नहीं कहा है, 10% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप 82% पर गौर करिए, 82% लोगों का मानना कि ऐसी यूनिवर्सिटीज देश को तबाह कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सर्वे में पूछे गए सवाल नंबर 2 के बारे में। सवाल नंबर 2 था हमारा कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग देश में यूनिवर्सिटी कैसे खोल लेते हैं, इस पर आपकी राय क्या है। अब लोगों की राय क्या निकलकर सामने आई है वो आप देखिए, ये आंकड़े क्या कुछ कहते हैं वो देखिए आप। यहां पर पैसों की ताकत पर 25% लोगों ने माना, राजनीतिक सपोर्ट के जरिए 70% लोगों का मानना है। ये आप देखिए, ये आंकड़े बड़े हैरान करने वाले हैं और डराने वाले भी हैं और परेशान करने वाले भी हैं कि अगर आपकी पैठ राजनीति में है, आपकी पहचान है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, भले वो देश के खिलाफ ही क्यों ना हो। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे अपने सवाल नंबर 3 का। और हमने अपने सर्वे में तीसरा सवाल पूछा कि यूनिवर्सिटीज मैनेजमेंट के समर्थन के बिना क्या आतंकी साजिशें संभव हैं, इस पर आपकी राय क्या है। इस पर भी हमने अपने दर्शकों की राय जाननी चाहिए। तो इसके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो आपको दिखाते हैं। 43% लोगों ने हां कहा, 50% लोगों ने नहीं कहा और 7% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। अब आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे हमारे सर्वे में पूछे गए सवाल नंबर 4 का। हमने सवाल नंबर 4 पूछा कि क्या सभी शिक्षा संस्थानों पर कड़ी निगरानी का वक्त आ चुका है, इस पर आपकी राय क्या है। अब इस पर लोगों की राय क्या निकलकर सामने आई है वो आपको बताते हैं। उसके आंकड़े ये आपकी स्क्रीन पर। अब 93% लोगों ने हाँ कहा, 5% लोगों ने नहीं कहा, 2% ने कहा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बड़े आंकड़े हैं। 93% लोग कहते नजर आए हैं कि हाँ, सभी शिक्षा संस्थानों की जांच होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे हमारे सर्वे में पूछे गए आखिरी सवाल का और इसके आंकड़े क्या कहते हैं उसका। आतंकी सोच से कॉलेज के युवाओं को कैसे बचाया जा सकता है, इस पर हमने लोगों की राय जाननी चाहिए। और लोगों की राय क्या निकलकर सामने आई है वो आपको बिग वॉल पर बताते हैं। ये आंकड़े आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तो ये सवाल, इसके आंकड़े ये अब स्क्रीन पर। समय समय पर काउंसलिंग जरूरी है, 42% लोगों ने ये कहा है। कॉलेज और परिवार के बीच संवाद जरूरी, 48% लोगों का मानना है। 10% लोगों ने कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता इस विषय पर। लेकिन ये गंभीर सवाल है, गंभीर स्थिति भी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का, वो अपने आप में हर किसी को हैरान कर रहा है। दूसरी ओर आरोप को लेकर बात करें, आतंकी कनेक्शन और संदिग्ध गतिविधियां हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के आरोपों को लेकर हम बात कर रहे हैं। अरब देशों से अवैध फंडिंग ली गई, यह भी एक बड़ा और गंभीर आरोप है कि अरब देशों से जो अवैध फंडिंग है वो भी ली गई है। फर्जी नैक एक्रेडिटेशन और ग्रेडिंग का दावा जो है वो भी किया गया। एक नैक सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटीज को मिलता है और उसके आधार पर जो है ये देखा जाता है कि यूनिवर्सिटी कितनी बेहतर है। और नैक का जो NACC का जो सर्टिफिकेट है वो भी अवैध अल फलाह यूनिवर्सिटी का बताया गया है। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हरियाणा के पूर्व IG रणबीर शर्मा जी जुड़े हैं। रणबीर जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। और सर, जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी के इन्वॉल्वमेंट को लेकर बात करें, इस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ की जो इन्वॉल्वमेंट निकलकर सामने आती है, बतौर पूर्व IG, बतौर एक पूर्व अधिकारी, आप किस तरीके से देखते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ कितनी बड़ी भूमिका निभाती हैं बच्चों के, स्टूडेंट्स के ब्रेन वॉश को लेकर? आपका सवाल बहुत सही है और आपने बड़ा सही मुद्दा उठाया है आज के इस एपिसोड में। थैंक यू सर। ऐसी यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है जी। और ऐसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बहुत आराम से, क्योंकि वहां पे सोसाइटी या संगत आपस में बच्चों की इस प्रकार की बन जाती है जी। कि वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आप जैसे अब इन लड़कों को ले लीजिए जो कि डॉक्टर की पढ़ाई करवा रहे थे,
पढ़ाई करवा रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ाई करवा रहे थे। तो नेचुरली जो प्रोफेसर या टीचर होता है उसका प्रभाव अपने स्टूडेंट्स पे रहता ही रहता है। और सबसे दुखद बात यह है कि यूनिवर्सिटी का जो संस्थापक है, संचालक है, और प्लस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, उनका बहुत सौ का क्रिमिनल बैकग्राउंड अब सामने आ रहा है। किसी ने भी वेरिफिकेशन करने की कोशिश नहीं की, ना तो वहां लोकल लेवल पे किसी को ये पता लगा कि भी ये लोग, अब यूनिवर्सिटी का जो संस्थापक है, वहां का चेयरमैन है, वही वहां से पहले डिफाल्टर था ऑलरेडी। तो ऐसे डिफाल्टर को हम यूनिवर्सिटी बनाने की कैसे परमिशन दे सकते हैं, या इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की परमिशन कैसे दे सकते हैं? जैसे अब ये उमर था, यही एक अपने दूसरे कॉलेज से, वहां से यूनिवर्सिटी से इसको डिसमिस करके निकाला हुआ था, और फिर बगैर वेरिफिकेशन के इन लोगों को यूनिवर्सिटी में रख लिया जाता है। तो निश्चित रूप से ये समाज के लिए और देश के लिए बहुत ही खतरनाक यूनिवर्सिटियां हैं। इस यूनिवर्सिटियों को फौरी ताला तो लगाना ही लगाना चाहिए, लेकिन इनके आकाओं पे और इनके जो दूसरे आका है पॉलिटिकल, जिन्होंने इनको यूनिवर्सिटीज को ये दिलवाई है, परमिशन दिलवाई है, उन सब पे शिकंजा कसना बहुत जरूरी है। और वो कसा भी जाएगा जिस प्रकार से तफ्तीश एनआईए के चल रही है और बाकी जो लोकल पुलिस है उनकी तफ्तीश चल रही है। और ये बहुत सीरियस मामला है और हम सबको इनका पूरा सहयोग करना चाहिए। जो भी वहाँ समाज के लोग हैं, मैं तो खुद एसएसपी रहा हूँ फरीदाबाद के अंदर, इस धोज के आसपास, तो इनमें वहाँ पे जो एरिया है वो एरिया बहुत कोऑपरेटिव है और सभी लोग बहुत सहयोग करेंगे इस यूनिवर्सिटी को एक एक चीज बताने के लिए। और यहाँ पे जो लोग रह रहे थे या बच्चे जो रह रहे थे या इनके नालायक जो लोग वहाँ पे आ गए थे, उन सब के बारे में वो पूरी पोल खोलेंगे। लोग बड़े ही वहाँ पे खड़तल टाइप के, मतलब खूब बोलने चालने वाले लोग हैं, कोई छुपाएंगे नहीं वो चीज। तो आप धीरज रखिए, एक एक चीज तफ्तीश में सामने आएगी और इन यूनिवर्सिटियों को जोरदार शिकंजा कसा जाएगा। जी बिल्कुल सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि एक एक चीज़ें जो है निकलकर सामने आए। इस बीच हमारे सहयोगी जावेद हुसैन भी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे, इन्फॉर्मेशंस लेंगे, ग्राउंड जीरो को अपडेट लेंगे। जावेद, लगातार आप इस पूरे केस को लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार आपकी हमने रिपोर्ट्स भी देखी। जब आपने ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, आपने वहाँ के लोगों के आसपास के लोगों से भी बातचीत की। जावेद, आपको क्या और इन्फॉर्मेशन मिल पाई है इस यूनिवर्सिटी को लेकर? क्या आसपास के लोगों ने कुछ कहा इस यूनिवर्सिटी को लेकर कि उन्हें पहले से ही शक था, जो यहाँ के छात्र हैं या जो यहाँ का मैनेजमेंट है, उन्हें लोग शक भरी निगाहों से पहले भी देखते थे क्या? और देखिए, जिस तरीके से हमारे गेस्ट हरियाणा के पूर्व आईजी जो अजित से बता रहे हैं कि धौज के पास का जो इलाका है वो बहुत ही शांति प्रिय और वहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। देखिए, जब हम उस जगह पे अभिषेक पहुंचे ग्राउंड जीरो पे, जहाँ पे पहले एक्सप्लोजिव के बाद जब दूसरा एक्सप्लोजिव जहाँ पे मिला, जो कि एक मौलाना इश्तियाक का घर बताया गया था, जो एक इमाम था, और इमाम रहते हुए उसने तकरीबन वो जो प्लॉट है वो 100 गज के आसपास का प्लॉट है, तो उस प्लॉट को उसने खरीदा, वहां पे वो मकान बनाया। उसके बाद उस मकान के एक हिस्से में वो 2563 के अप्रॉक्स जो एक्सप्लोजिव वहां, ये लोगों ने कहा कि हमें किसी तरीके का कोई भी जो चीज है वहां पर जानकारी नहीं मिली। हम देखते ही हमें पता ही नहीं चला। अमूमन रात के वक्त जब है वो वहां पे लोग सो जाते हैं क्योंकि गांव का इलाका है। इसी का फायदा उठाकर वहाँ के जो बोले वाले लोग हैं उनको ग्राउंड वर्कर्स, वहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स बनाया गया, उसको वहाँ पर उनको रेडिकलाइज किया गया, चाहे वो पैसे की वजह से या किसी भी चीज की वजह से, और उस जगह को बेस कैंप बनाया गया। इस पूरे मॉड्यूल में अभिषेक लगातार कई इन्वेस्टिगेशन सामने आ रहे हैं। अब आपको हम बता दें कि जो अभी हमें जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर जो आदिल और इसके अलावा जो डॉक्टर शाहीन है और एक मौलाना इरफान, इन लोगों को जो एनआईए है वो एनआई की जो टीम है वो कश्मीर से लेकर दिल्ली आ चुकी है, जो ऐसा कि अभी जानकारी मिली सूत्रों से, और ये बताया जा रहा है कि इन लोगों को पटियाला हाउस कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुजम्मिल को लेकर आ रहा है कि मुजम्मिल को जो है पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मॉड्यूल को समझने की जरूरत है अभिषेक। देखिए, एक पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आते हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में दो तरह के मामले सामने आए। एक टेरर मॉड्यूल को लेकर जो डॉक्टर्स यहाँ पर लंबे समय से एग्जीक्यूट कर रहे थे, एक कमरा जो कि बिल्डिंग नंबर 17 रूम नंबर 13 इसको बेस कैंप बनाया। इसके अलावा दूसरी तरफ जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी का ये टेरर मॉड्यूल सामने आया अभिषेक, तो फिर प्रवर्तन निदेशालय ने इसके बैकग्राउंड को खंगालना चाहा, इसके बैकग्राउंड को उन्होंने पूरा पूछा, तो उसमें कई अनियमितताएं, कई जो ट्रांजैक्शन का जो ट्रेल है वो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से वो गड़बड़ पाया गया। ठीक है, इसमें कई ऐसी चीजें जो थी
वो निकलकर सामने आई कि किस तरीके से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होता था या कैंटीन का टेंडर होता था, ये घुमा फिराकर जो है जवाद अहमद सिद्दीकी के परिवार के बीच ही चला जाता था। यानी कि जो मनी ट्रेल है वो कहीं ना कहीं बाहर ना जाके परिवारों के बीच में कई शेल कंपनियां बनाई गई थी। शेल कंपनियां, अगर हम आपको बताएं कि जब फाइनेंशियल फ्रॉड किया जाता है या इस तरीके की जो एक बड़ी फ्रॉड का एग्जीक्यूट किया जाता है, तो ये इस तरह की कंपनी जो है जो शेल कंपनी तैयार होती है, वो इसलिए होता है कि जो यूनिवर्सिटी का पैसा या जो मेरा अपना पैसा है अपनी कंपनी का, वो घूम फिर कर हमारे ही आसपास किसी सब कोऑर्डिनेट के पास हो, यानी हमारे घर के किसी रिश्तेदार के पास या मेरे घर के किसी बच्चे के पास। तो इसी तरीके की कई शेल कंपनियां बनाई गई थी। इसके अलावा वहां पर जो कंस्ट्रक्शन है, कई कंस्ट्रक्शन जो है वो गाइडलाइंस के बाहर बनाई गई। तो देखिए, जब अब इस मॉड्यूल का जब पर्दाफाश हुआ तो ईडी से लेकर करप्शन एक्ट के मामले को लेकर सीबीआई भी इस मामले को जांच कर रही है। अब धीरे धीरे कई व्हाइट कॉलर्स जो डॉक्टर्स हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। कई डॉक्टर्स जो हैं इसमें अभी मिसिंग है, जिनको तलाश की जा रही है। अभिषेक, इसमें सबसे बड़ा जो मॉड्यूल है, ये पढ़े लिखे लोग थे, इनको पता था कि किस तरीके की चीजें और कैसे हमें एग्जीक्यूट करना है। देखिए, अभी ये साफ तो नहीं है, कुछ लोकल लोगों को हिरासत में लिया गया था डॉज और नू के आसपास का, जिन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन इन्होंने ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर कहीं ना कहीं इन्हें लालच दिया होगा। अब आप देखिए ना, एक वीडियो जो सामने आया जिसमें उमर नबी कितने फ्रिक्वेंटली और कितने कॉन्फिडेंट के साथ चेयर को मूव करके बड़े इत्मीनान के साथ आत्मघाती हमले को लेकर वीडियो बना रहा है, और बिल्कुल इत्मीनान से। और इस वीडियो के बैकग्राउंड को अगर आप देखिएगा तो ये वीडियो का जो बैकग्राउंड है ये हॉस्पिटल अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर का ही, क्योंकि ये कमरा जो है ये एक हॉस्टल नुमा है, और वहां पे उसने बनाया, बजाते उसने फिर फ्रंट कैमरा करके विंडो दिखाया। इसको सिर्फ वीडियो के तौर पर ना ही इसको लेना बड़ी आसान होगा, लेकिन इसको वीडियो को अगर एजेंसी के थ्रू यानी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू अगर आप लेंगे तो ये वीडियो अपने में बहुत कुछ कहता है। क्या ऐसा और वीडियो आदिल ने, डॉक्टर शाहीन के साथ जुड़े कुछ और डॉक्टर्स, क्या उन्होंने भी इस तरह की वीडियो बनाई है? क्योंकि ये तो साफ है कि फेयरदीन हमला होना था, आत्मघाती हमला भारत में करना था, और भारत के फुटबॉल जगह दिल्ली का वो जगह जो सबसे भीड़ भाड़ वाला जगह होता है वो उनके निशाने पे था। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी दिल्ली के बाहर के भी जो भीड़ भाड़ वाले जगह थे वो भी इनके निशाने पे था। ऐसा भी एजेंसी ये मान रही है कि ये एक साथ जो है धमाका करने वाले थे। 6 दिसंबर यानी कि जिस दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस का जो दिन था, उस दिन को चुना गया था। इसमें पूरी तरीके से बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से ये जानकारियां आप दे रहे हैं, साफ तौर पर ये जानकारियां बताती हैं कि किस तरीके से ये पूरा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो है वो तैयार खड़ा था। और रणबीर जी, मैं आपका रुख करूंगा फिर से। सर, बीइंग एन आईजी ऑफ हरियाणा, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब ऐसी कोई भी घटना निकलकर सामने आती है सर, तो कितनी यहां पर पॉसिबिलिटीज है कि जो ये आतंकी पकड़े गए हैं पर इनकी जो सोच है, जो इनका विचार है, उससे प्रेरित हुए कई स्टूडेंट्स अभी भी यूनिवर्सिटी में मौजूद होंगे? देखिए अभिषेक जी, जैसा जावेद जी ने बताया अभी, जी वो मैंने बताया कि टीचर है, प्रोफेसर है, और वो बच्चों को शिक्षा देता है जी, और उस शिक्षा के अंदर अगर आतंकी गतिविधियों से कोई मिलावट वो डालता है उन बच्चों के दिमाग में, तो नेचुरली वो इन्फ्लुएंस तो करेगा ही करेगा। तो अभी जैसे 10 से 15 लोग जो है ना, यूनिवर्सिटी के बच्चे भी और टीचर भी गायब हैं, तो उससे शक जाहिर होता है कि इन्होंने अपनी पुरजोर कोशिश की है यूनिवर्सिटी के युवाओं को किसी तरीके से अपने साथ लेना और उनको फिदायन बनाने की कोशिश करना और उन्हें शहादत के लिए तैयार करना। ये तो जब सभी लड़के या सभी जो बाकी लोग मिसिंग है वो पकड़े जाएंगे और आगे तफ्तीश में ये तार सारे खुलेंगे, तो फिर हमें ये क्लियर होता चला जाएगा और कितने लोगों को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। लेकिन ये सही है कि उन्होंने इन्फ्लुएंस तो जरूर किया है, चाहे 2 ने किया, चाहे 10 ने किया, चाहे 20 को किया जरूर है। ये अभी तफ्तीश का मामला है, क्योंकि तफ्तीश अभी एक तार दूसरे तार से जुड़ता चला जा रहा है और वही स्टोरी आगे खुलती चली जा रही है। इन्होंने लोकल लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया है, जैसा कि इनके पास पैसा था और पैसा देखते के एडवांस में ये पैसा देते रहे किराएदार के तौर पे और अपने किराए के मकान लेते रहे और उन लोगों की गरीबी का फायदा उठा करके अपने काम को अंजाम देने के लिए लेबोरेटरी बनाना या वहां पे हाइड हाउस बनाना या वहां पे ऐसे। अब ये देखिए कि इन्होंने
में जा करके वहां पे एक्सप्लोजन भी करा। अब भी हमारा बॉम्ब सही तरीके से कामयाब होता है या नहीं होता है, ये भी एक देखने वाली बात है कि इन्होंने ऐसा कोई प्रयोग अपने, चाहे लेबोरेटरी का प्रयोग था, चाहे बम का प्रयोग था, चाहे टाइमर का प्रयोग था, वो सारे के सारे लेते हुए उन्होंने पूरा इंतजाम तैयार कर रखा था और पिछले 2 साल से ये चल रहा था। ये यूनिवर्सिटी के लिए और यूनिवर्सिटी के संस्थापक के लिए और यूनिवर्सिटी के स्टाफ के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने ये चीजें क्यों छुपाई, जबकि लोकल पुलिस वहां बिल्कुल साथ में ही धौज के पुलिस चौकी है, वहां किसी वक्त भी वो बता सकते थे। और आजकल तो हमारी 112 नंबर पीसीआर बहुत एक्टिव है कि एक मैसेज देते तो जरूर कोई ना कोई वहां पे आ जाता। और ये सारे हादसे, चाहे वो हादसा यूनिवर्सिटी का था, चाहे वो हादसा दिल्ली का था, वो सारे के सारे बच जाते। लेकिन ये है कि ये इन्होंने क्यों छुपाया, किस लिए छुपाया, क्यों हमदर्दी, क्या उनको पैसे का लालच था या उनको कोई डरा धमका रखा था, ये सारी चीजें अभी तफ्तीश में सामने आई। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जाहिर तौर पर और थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत, और क्या कुछ निकलकर सामने आता है उस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। जावेद, दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक को लेकर करें, उन्हें भी हिरासत में लिया गया, क्या कुछ आरोप उनके ऊपर लगे हैं? क्योंकि ये भी कहा गया कि विदेशों से भी अवैध रूप से फंडिंग जो है वो यूनिवर्सिटी में हुई थी। और देखिए अभिषेक, जो अल फलाह के चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी, इनके बारे में एक पहले मैं आपको अहम जानकारी बता दूं कि ये जानकारी आई है कि ये बहुत जल्द भारत को छोड़कर विदेश भागने वाले थे, क्योंकि इनके परिवार के जो लोग हैं वो विदेश में बसे हुए हैं, गल्फ कंट्री की तरफ, जो जानकारी मिल रही है। और इससे पहले ही सेंट्रल एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कामयाबी आप कहेंगे कि उन्होंने इस मौके से पहले ही जवाद अहमद सिद्दीकी को इन्वेस्टिगेशन के कुछ ही घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया। देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट के अधीन इसको एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन इसमें कई अनियमितताएं पाई गई हैं। इसमें देखने से ऐसा लगता है कि ट्रस्ट में अकेला जवाद अहमद सिद्दीकी जो है वही इस पे पूरी तरीके से काबिज था। मतलब पूरा कंट्रोल जो था जो जवाद अहमद सिद्दीकी के ऊपर ही था। और जवाद अहमद सिद्दीकी के जो फैमिली के जो लोग हैं वो आम तौर से घूम फिर कर इसी पूरे जो मनी ट्रेल का जो ये पूरा मामला सामने आया, इसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा था। इसमें फाइल में कई डॉक्यूमेंटेशन में जो चीजें हैं वो कमी पाई गई है। इसमें जो टेंडर को लेकर इसमें जो 40 लाख के करीब जो कैश बरामद हुआ है, इसके अलावा अगर हम कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डिजिटल डिवाइस की बात करें, कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की बात करें, उनके जो सिस्टम की बात करें, तो उसमें कई ऐसी चीजें आई हैं जो ये माना जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में धोखाधड़ी हो रही थी। और एक चीज आपको और बता दूं कि ये जानकारी है कि 22 तारीख को अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर जो वहां पे पढ़ रहे जो मेडिकल के जो छात्र हैं वो वहां पे प्रदर्शन करने आएंगे। और अभिषेक, एक चीज मैं आपको और जानकारी दे दूं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी पहले इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी था, इसे बाद में मेडिकल किया गया। और एक चीज और, जब हम 10 तारीख को, जिस दिन ये ब्लास्ट की घटना हुई थी, जब हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे थे, अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास ही कुछ चाय की और कुछ दुकानें थी, होटल थी, वहां पे हमारी कुछ स्टूडेंट से बात हुई। उन्होंने बताया कि डॉक्टर उमर जो इस ब्लास्ट में मेन आरोपी है, जो इस ब्लास्ट में मारा गया है, वो कई दिनों से गायब है। और उन्होंने कहा स्टूडेंट ने कि सर हमें बड़े सोच कर यकीन नहीं हो रहा कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन ऐसा कर सकती है। उन्होंने हमें जानकारी बिल्कुल जावेद, जाहिर तौर पर लगातार कई बड़े खुलासे जो हैं वो लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल कई और राज खुलने बाकी हैं। बहुत शुक्रिया जावेद आपका जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। और रणबीर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का।